तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में यानी 2022 और 23 के सेशन में कल या फिर परसों या जिस भी दिन उनका पेपर है, अगर वो परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में 80% से 90% पूछे जाने की पूरे चांस है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वीडियो महासंग्राम होने वाली, बहुत सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आपके एग्जाम की टाइम टेबल आई है तो उसमें ये पेपर लिखा होगा। आप जब जाएंगे अपने एग्जाम की टाइम टेबल पे, स्कीम पे, तो वहाँ पर लिखा रहेगा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। इस डेट को उसके सामने लिखा रहेगा पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ये पेपर आपका है तब आपके लिए 100% ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल हो सकते हैं। 75 नंबर का है, यहाँ पर 3 घंटा दिया गया है, यानी कि समय अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। हालांकि पिछले कई वीडियो में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका हल भी मैंने आप लोगों को कराया भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र के कमेंट आ रहे थे कि सर टॉप लेवल के क्वेश्चन बताइए, जो कि आपको मैंने अपने अनुसार तैयार करके रखे हैं। चलिए उनको हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न हैं। ओके, पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, चौरी चौरा कांड क्यों प्रसिद्ध है? ये बहुत ही जर्नली और टॉप लेवल का प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो चलिए इसकी परिभाषा हम आपको बताते हैं। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, ठीक है, वर्तमान में तहसील हो गया है, जबकि वो जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे, ठीक है। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए जो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। इस वीडियो में करीब करीब 30 प्रश्न हैं, ठीक है, 30, और 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 30 क्वेश्चन मैंने मतलब कि इक्वल वाइज, मतलब कि सीरियल वाइज लगाया है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, आपके लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, आपके दीर्घ उत्तरीय में आ सकते हैं। अलग अलग हमने क्वेश्चन नहीं बताया कि अति में आएगा, लघु में आएगा, ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का। तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, वो आपके अति में भी आ सकते हैं, लघु में और दीर्घ में भी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता क्या है? सभी प्रश्नों का जो उत्तर है हम थोड़ा शॉर्ट में बताएं, क्योंकि लॉन्ग में बताने का टाइम नहीं है, वो वीडियो लंबी ज़्यादा होगी, तो शॉर्ट में बता देंगे। आप लॉन्ग में इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप अपने क्वेश्चन बैंक में, इंटरनेट पे, गूगल पे उत्तर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं लगभग क्वेश्चैनों का उत्तर बताऊंगा, लेकिन आप लोग के सामने अगर उत्तर लिखा रहेगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में, मतलब कि मेन पॉइंट समझा भी दूंगा, ठीक है। और ये सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हैं ही। जैसा कि आप सभी बोलते हैं कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, परीक्षा में कौन से सबसे ज़्यादा आने के चांस है प्रश्न के, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। वो सारे बहुत ही, जो बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, ठीक है। पूना समझौता क्या, इसके बारे में बताइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर सन 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व के बारे में बताइए, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक
17 साल बाद 19 अगस्त सन 1942, ठीक है, को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में, ठीक है, मतलब कि सभी लोग देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या? जिसका नाम है आज भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका मेन महत्व यही था, ठीक है, कि एक प्रकार का एक बहुत ही मतलब कि सरल तरीका था और तुरंत आज़ाद कराने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? भाई मुख्य कारण क्या था? चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 18 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो मुख्य कारण था वो समझते हैं एक पॉइंट में, कि आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति या फिर मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने के मंशा को भारतीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना, ये मुख्य कारण थे, ठीक है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न आप लोगों के समझ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो सन था, ठीक है, उस सन का नाम है, मैंने आपको बता दिया, 1942, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर सिंपल शब्दों में इसका उत्तर दें हम तो 28 दिसंबर सन 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, ठीक है। इसका उत्तर और भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख सूत्र क्या हैं? प्रमुख सूत्रों के बारे में लिखिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम सन 1935 से, या तो मतलब कि साफ शब्दों में कहें, उसमें भारतीय वासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया, ठीक है। ये था मुख्य स्रोत, सिंपल भाषा में, ठीक है, शॉर्ट में। और बाकी आप इसको डिटेल में अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप समझिए कि अगर हम 500 या फिर 200 शब्दों का उत्तर बताएंगे तो वीडियो कितनी लंबी होगी, या फिर क्वेश्चन का उत्तर लिखा हो, उत्तर लिख पाना इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा जानिए और उसका उत्तर आप स्वयं से पढ़िए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत प्रलेख क्यों हो गया? इसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कभी कदार प्रश्न आ जाता, हमेशा नहीं आता, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के समस्त बहुत ही जनरली और हार्ड लेवल का है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जानते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी के धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानता है। फिर से समझिए उत्तर, कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी के धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है, जिसे हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा और इसके बारे में बताएं तो धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है, जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ होने का दावा करता है, ना तो धर्म और ना ही अधर्म का समर्थन करता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। हाई लेवल का प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में आता ही रहता है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, इंटरनेट पे आपकी बुक में कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल भारतीय संविधान में वर्तमान समय में
वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसका निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां ही थी। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे आप, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वह कर्तव्य पर टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को, और इसके कर्तव्य के बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक प्रकार से टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको थोड़ा मतलब कि समझते हैं, मतलब कि आप लोगों के समस्त डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको उत्तर लिखना है कि मूल रूप से भारत के संविधान के भाग तीसरे में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि आप सभी को मालूम ही है, और नहीं मालूम है तो आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। और हम बात करें इसका थोड़ा और भी उत्तर के बारे में, इसी प्रश्न के उत्तर के बारे में, तो संविधान में दर्शाए गए 6 मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन सन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसके बाद इनकी जो संख्या है वो 6 हो गई है। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, वो मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है। प्रश्न अगला कि संविधान की उद्देशिका से क्या आशय है, या फिर उद्देशिका को स्पष्ट कीजिए। एक प्रकार का ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 4 दोष लिखिए। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं, या संशोधन जो हुए थे, उसमें 4 मुख्य दोष क्या थे, क्या दोष थे, वो आपको लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने एक एक सोच के समझ के पिछले सालों के एक्सपीरियंस और नई शिक्षा नीति के आधार पर रखे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपराष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति से भी जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये तय है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताएं बताइए। तो भारतीय जो मंत्रिपरिषद होता है, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, वो लिखना है आपको। ये भी प्रश्न हाई लेवल का है और जनरली है, अक्सर परीक्षा में आता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आप देखने जा रहे हैं 16 नंबर, ये बहुत ही हार्ड लेवल का, हमेशा परीक्षा में आता ही आता है, जो कि मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। लिखा है प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कारण बताइए, व उनकी शक्तियाँ बताइए, ठीक है। शक्तिशाली होने के क्या मुख्य कारण हैं प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री की मुख्य शक्तियाँ, या फिर प्रश्न हो सकता है कि मुख्य कार्य, ठीक है। तो कार्य, शक्तियाँ और शक्तिशाली होने के कारण, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में 100% गारंटी है प्रश्न आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ प्रश्न आएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि संसद और सदन की शक्तियाँ बताइए, ठीक है। यह भी हाई लेवल का प्रश्न है। संसद और सदन की क्या शक्तियाँ हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है, और इनकी शक्तियाँ क्या हैं सदन की, और संसद की क्या शक्तियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, या फिर राज्यसभा किसे कहते हैं, या फिर लोकसभा किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, आपकी परीक्षा में यहीं से अगर 75 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 60 नंबर के जो प्रश्न हैं, 60 से 65 नंबर के प्रश्न इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में आएंगे। 100% गारंटी है, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। पर 60 से 65 नंबर के प्रश्न यहीं से आएंगे, आप परीक्षा देकर आएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता, ठीक है, क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वह मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि उसके पावर क्या क्या हैं, उसको पावर क्या क्या मिले हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको लिखना है, ठीक है, राष्ट्रपति के पावर के बारे में, शक्तियों के बारे में, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जाते हैं हम 21 क्वेश्चन की ओर, यानी कि 21 नंबर। देखा, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास क्या क्या पावर, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ठीक है, उसके पास क्या क्या उसको पावर दिए गए हैं, वो किसको हटा सकता है, किसको रख सकता है, किसको क्या निर्देश दे सकता है, ये सभी क्या है, मतलब कि ये सभी उसके पावर के अंतर्गत आते हैं। तो उसके पावर आपको बताना, शक्तियाँ, ठीक है, उसको क्या क्या पावर मिले हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और जर्नली है, परीक्षा में 100% चांस है इस प्रश्न के आने के, और आएगा भी। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, कि विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत ही टॉप लेवल का है, परीक्षा में देखने को मिलेगा, 100% श्योर है, कि राज्यपाल पद की क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई राज्यपाल के पद को ग्रहण करना चाह रहा है तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको लिखना है परीक्षा में आ गया तो। और राज्यपाल के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। इस भी प्रश्न के आने के बहुत ज़्यादा चांस है। हालांकि ये प्रश्न अगर हम आपको बताएं तो जैसे एक प्रश्न बन जाता है कि राज्यपाल पद की योग्यता बताइए, ठीक है, दूसरा प्रश्न हो जाता है कि राज्यपाल के कार्य बताइए, तीसरा प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल की शक्तियाँ बताइए। तो तीनों प्रश्न अलग अलग हो सकते थे, लेकिन मैंने इनको एक ही में रख दिया है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीद, मतलब कि जो भी इसको ग्रहण करना चाहता है इस पद के लिए, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई हैं, ठीक है, उम्मीदवार किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, ठीक है। और मुख्यमंत्री चयन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए चयन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, सिलेक्शन, ठीक है, किस प्रकार होता है। ओके, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जुड़े प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो भी आपने ऊपर मुख्यमंत्री से जुड़ा सुना, प्रधानमंत्री से जुड़ा, और नीचे मुख्यमंत्री से भी जुड़ा प्रश्न आ गया। तो इनके पावर क्या क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं मुख्यमंत्री, इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझता है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए। तो उच्च न्यायालय से भी जुड़े आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के प्रमुख स्रोतों के बारे में लिखना है। केंद्र और राज्यों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर प्रश्न आ सकता है कि केंद्र और राज्य के मतलब कि इनकम के, ठीक है, इनकम के स्रोत कौन कौन से हैं, वो भी आपको लिखना है। यानी कि केंद्र सरकार कहाँ कहाँ से इनकम करती है, यानी कि पैसा वसूली करती है, यहाँ पर पैसा उसको मिलता है। राज्य के क्या क्या इनकम के सोर्स हैं, ठीक है, संपत्ति के स्रोत क्या क्या हैं, वो आपको लिखना है। दोनों पढ़ लीजिएगा, केंद्र के और राज्य के भी। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अगला प्रश्न है 28 नंबर की, भारत में निर्वाचन आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए व कार्य बताइए, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है उसके बारे में लिखना, और भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़िएगा। भारतीय ठीक है, निर्वाचन आयोग की परिभाषा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो भारतीय निर्वाचन या फिर निर्वाचन आयोग एक बहुत 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 ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न जर्नली है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये क्यों, मतलब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी कभी कदार प्रश्न आ ही जाता है, अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, बहुत ही हाई लेवल की, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखिए टिप्पणी, या फिर इसके बारे में डिटेल, या फिर इस प्रश्न पर प्रकाश डालिए,
ठीक है, विशेषताएं लिखिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के पूरे 30 यानी कि 30 प्रश्न। अगर आप ये सारे प्रश्न का उत्तर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता आने वाले 10 साल तक। ठीक है, तो गारंटी है, अगर आप ये सारे प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो कोई भी फेल नहीं कर सकता, इसकी हम आपको 100% भरोसा दिला रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के टॉप लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।